Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे। सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में जो कि आपने प्री वीडियो वॉच किया होगा, वहाँ हमने डिस्कस किया था 11th क्लास की फर्स्ट बुक का 4th चैप्टर द लैंडस्केप ऑफ द सोल। तो स्टूडेंट्स आज हम उसी चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स यदि आप इस वीडियो लेक्चर को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना चाहते हो, क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाना चाहते हो, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग प्रॉपर्ली वॉच कीजिएगा। एट लास्ट यदि आपको लगे कि ये प्रॉपर्ली आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। और कमेंट्स भी कीजिएगा स्टूडेंट्स, आपके कमेंट्स से वीडियो मेकर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हमको ये पता लगता है कि आपको कहाँ तक समझ आया है, कहाँ तक समझ नहीं आया है। सो स्टूडेंट्स टाइम को वेस्ट ना करते हो, प्लीज़ कम टू द पॉइंट पर आते हो। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स ऑफ द 4th चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, कंट्रास्ट द चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विद एग्जाम्पल्स। यानी कि इसमें राइटर क्या कहता है स्टूडेंट्स कि जो चाइनीज़ पेंटर्स हैं, जो चाइनीज़ चित्रकार हैं, उनका जो कला के प्रति दृष्टिकोण है वो किस प्रकार से जो यूरोपियन पेंटर्स हैं, यूरोपियन चित्रकार है, उनका जो कला के प्रति दृष्टिकोण है उससे किस प्रकार भिन्न है। यानी कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि जो चाइनीज़ जो पेंटर्स हैं उनका जो कला के प्रति दृष्टिकोण है वो यूरोपियन पेंटर से किस प्रकार भिन्न है, एग्जाम्पल के साथ दीजिएगा। आंसर देखिएगा, द चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट। यानी कि चाइनीज़ जो कला का दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से डिफरेंट है यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट से। द चाइनीज़ व्यू इज़ स्पिरिचुअल, यानी कि जो चाइनीज़ कलाकारों का जो दृष्टिकोण है कला को देखने का वो एक आध्यात्मिक है। वाइल द यूरोपियन व्यू इज़ इंटायरली इल्यूजनिस्टिक, जबकि जो यूरोपियन जो पेंटर्स हैं, चित्रकार स्टूडेंट्स, उनका जो कला को देखने का जो दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है वो एक वास्तविकता का भ्रम पैदा करने वाला है, इल्यूजनिस्टिक है स्टूडेंट्स, जो कि आपने मेन पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया था वहाँ पढ़ा है। In the Chinese painting, the painter can take the emperor in a cave in the landscape। यानी कि इसमें क्या कहा स्टूडेंट्स कि जो चाइनीज़ पेंटिंग का हमने डिस्कस किया था प्री वीडियो में स्टूडेंट्स, तो चाइनीज़ पेंटिंग में क्या है कि जो पेंटर है स्टूडेंट्स कैन टेक द एम्परर, वो सम्राट को ले जाता है इन ए केव, गुफा में, इन द लैंडस्केप। यानी कि जो उसने चित्र बनाया था उस चित्र में जो फुट हिल्स जो वहाँ उसने दिखाई थी, यानी कि पहाड़ी की जो तलहटी थी वहाँ, उसमें जो गुफा का चित्र बनाया गया था स्टूडेंट्स, वहाँ वो राजा को लेकर जाता है उस चित्रकारी के अंदर। वेयर इनसाइड इज बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स, जहाँ अंदर का दृश्य, गुफा के अंदर का दृश्य बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स, यानी कि जिसको शब्दों व्यक्त नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर दृश्य बताया गया है। ऑन द अदर हैंड इन द यूरोपियन पेंटिंग, जबकि दूसरी साइड की अगर हम बात करें यूरोपियन पेंटिंग के स्टूडेंट्स, तो ए पेंटर पेंट्स ए फ्लाई, उसने चित्रकार ने एक मक्खी का चित्र बनाया, एग्जैक्टली लाइक अ रियल फ्लाई, बिल्कुल ऐसा चित्र बनाया जैसे कि वास्तविक फ्लाई होती है। यानी कि उसने स्टूडेंट्स इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का भ्रम पैदा किया, उसने इतना रियल पिक्चर बनाया, वहाँ चित्र बनाया। द मास्टर वॉज प्लीज, जो पेंटर था स्टूडेंट जिसकी डॉटर से वो प्यार करता था, तो लास्ट में उस मास्टर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था अपने एक शिष्य के रूप में, और उसने अलाउ भी किया था अपनी डॉटर को टू मैरी द मैन सी वांटेड। उसने अपनी डॉटर को अलाउ किया कि जिसको वो चाहती है उससे वो शादी कर सकती है। यानी कि उसके पिता को पता था कि ये ब्लैक स्मिथ को चाहती है, लेकिन जब ब्लैक स्मिथ ने प्रूव कर दिया कि वो भी एक बहुत ही अच्छा पेंटर है, चित्रकार है, तो उस लड़की के फादर ने उसकी जो चित्रकारी थी उससे काफ़ी वो इम्प्रेस हुआ और उसको अपने स्टूडियो में अपने शिष्य के रूप में एक्सेप्ट किया और अपनी डॉटर की शादी उससे करवा दी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट है वो पूरी तरह से डिफरेंट है यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट से। ये आप पढ़ चुके हो मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर में भी, और यहाँ में आपने पढ़ लिया। राइट स्टूडेंट्स, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेंसुई। यानी कि जो शेंसुई शब्द है स्टूडेंट्स, इसका क्या अर्थ है, इसको एक्सप्लेन कीजिए इस विचार को। आंसर देखिएगा, शेंसुई इज अ चाइनीज वर्ड। स्टूडेंट जो शेंसुई ये वर्ड लिखा गया है यहाँ पर, ये एक चाइनीज वर्ड है विच मीन्स यांग येन, जिसका अर्थ है यांग और येन, ये भी दोनों चाइनीज वर्ड ही हैं। तो इस वन वर्ड से बनते हैं टू वर्ड, यानी कि शेंसुई को अगर हम एक्सप्लेन करें तो बनेगा यांग और येन। और आपने मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था स्टूडेंट्स कि यांग जो है वो माउंटेन को इंडिकेट करता है और जो येन है वो वाटर को इंडिकेट करता है। यानी कि जो चाइनीज़ पेंटिंग होती है स्टूडेंट्स, उसमें तीन जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, एक माउंटेन होता है, एक वाटर होता है, थर्ड होता है अनपेंटेड वाइट स्पेस। तो जितना इंपॉर्टेंस होता है माउंटेन का, वाटर का, उतना ही या उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है अनपेंटेड वाइट स्पेस का। तो यहाँ हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीटली टेक्सुअल बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जिसको वो स्टोरी समझ आ गई है तो क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी बचती नहीं है फिर।
तो यांग येन, माउंटेन वाटर, यांग इज माउंटेन एंड येन इज वाटर। दीज टू वर्ड्स, ये दो शब्द रिप्रेजेंट प्रस्तुत करते हैं द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि दोनों शब्द क्या व्यक्त करते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि विश्व की जो दाववादी विचारधारा है, जो दृष्टिकोण उसको व्यक्त करते हैं। द माउंटेन इज यांग, माउंटेन क्या है, यांग है। इट रीचेज वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, यह आकाश की तरफ लंबवत जाती है। इट इज स्टेबल, माउंटेन क्या होती है स्टूडेंट्स, वो स्थिर होती है। वार्म गर्म एंड ड्राई सूखी, इन द सन, धूप में सूखी ड्राई होती है। द वाटर इज येन, पानी क्या स्टूडेंट्स, येन है। चाइनीज व्यू से देखा जाए तो येन जो है वो इंडिकेट करता है वाटर को। इट इज़ फ्लूइड, ये एक तरल रूप में है। मॉइस्ट, नमी युक्त, एंड कूल, ठंडा है। इट रेस्ट ओरिजेंटली ऑन द अर्थ, ये पृथ्वी के धरातल पर एक उसके समरूप जो है रेस्ट करता है, आराम करता है। इट इज़ द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, जो वाटर है स्टूडेंट्स वो क्या है, रिसेप्टिव है, ग्रहणशील है। फेमिनिन क्या होता है, नारी जाती है, एस्पेक्ट पहलू है, ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, यानी कि जो ये वाटर है, येन है स्टूडेंट्स, वो विश्व की ऊर्जा का एक नारी जातीय पहलू है और ग्रहणशील है। जबकि इट्स काउंटर पार्ट, इसका जो समकक्ष स्टूडेंट्स, इसका जो प्रतिरूप है वो यांग है, यानी कि माउंटेन है। यदि वाटर येन है तो इसका समकक्ष क्या हो जाएगा पेंटिंग में, माउंटेन, यांग, राइट। विच इज़ एक्टिव एंड मैस्कुलिन, जो कि एक्टिव है, मैस्कुलिन पुरुष जातीय है वो, राइट। वाटर को क्या कहा गया है, फेमिनिन एस्पेक्ट बोला गया है, और माउंटेन क्या है स्टूडेंट्स, मैस्कुलिन है। द टू एलिमेंट्स, these two elements in a Chinese landscape are also yang and yin, ये जो दो इम्पोर्टेंट तत्व बताए गए स्टूडेंट चाइनीज़ पेंटिंग का, जो एक मेन आधार होता है, जो उसका बेस होता है, जो उसके पोल होते हैं, वो ये टू एलिमेंट्स है। और थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको अनपेंटेड वाइट स्पेस कहा गया है। तो ये दो एलिमेंट जो चाइनीज़ लैंडस्केप के चित्र में है वो कौन कौन से हैं, यांग और येन। आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स। फिर भी कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। What do you understand by the terms outsider art and art brut और raw art? स्टूडेंट्स ये आपने पढ़ चुके हो, आप उस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। फिर भी आप देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें कहा गया कि आप क्या समझते हो, आउटसाइडर आर्ट से आपका क्या अभिप्राय है, इससे आप क्या अर्थ निकालते हो, और आर्ट ब्रूट या फिर रॉ आर्ट, ये तीनों एक ही है स्टूडेंट्स। वैसे तो रॉ आर्ट मीन्स क्या होता है, अधूरी कला। आंसर देखिए स्टूडेंट्स, दीज टू वर्ड्स रिप्रेजेंट, यानी कि दीज वर्ड्स, नॉट टू, दीज वर्ड्स रिप्रेजेंट ए न्यू आर्ट फॉर्म, ये शब्द प्रस्तुत करते हैं कला का एक नया रूप, यानी कि जो कला का एक न्यू फॉर्म होता है, नया रूप होता है, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। कौन, ये जो मैंने लिखा आउटसाइडर आर्ट, आर्ट ब्रूट या फिर रॉ आर्ट। दे आर ऑल यूज्ड फॉर द आर्ट ऑफ दोज, ये सभी के सभी रूप प्रयोग किए जाते हैं। दे किसके लिए यूज किया गया स्टूडेंट्स, आउटसाइडर आर्ट, आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट के लिए। ये कला के सभी रूप प्रयोग किए जाते हैं फॉर द आर्ट ऑफ दोज, उन लोगों के लिए हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, यानी कि कला के जो रूप मैंने यहाँ मेंशन किए हैं स्टूडेंट्स, ये उन कलाकारों के लिए है जिनके पास कलाकार होने का कोई अधिकार नहीं है, आर्टिस्ट होने का कोई अधिकार नहीं है। बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों है, दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि स्टूडेंट्स उनके पास कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए उनको आर्टिस्ट होने का कोई अधिकार नहीं है। उनके पास ये जो कला के रूप हैं ये होते हैं स्टूडेंट्स, ये उन कलाकारों के पास होते हैं जिनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है। देखिएगा इसी क्वेश्चन का जो आंसर है नेक्स्ट पॉइंट, येट फिर भी शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, फिर भी वो अपनी प्रतिभा दिखाते हैं और उन लोगों के अंदर, उन कलाकारों के अंदर एक कलात्मक जो अंतर्दृष्टि होती है वो मौजूद होती है, यानी कि वो प्रतिभाशाली होती है और कलात्मक अंतर्दृष्टि उनके पास होती है और वे कला के क्षेत्र में महानता भी हासिल करते हैं। ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स की डिग्री, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट होने से ही हम उस फील्ड में जो है जीनियस कहे जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मास्टरी प्राप्त करने के लिए किसी भी फील्ड में हमारी जो इनर सोल स्पिरिट वॉइस होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, अपनी प्रतिभा दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं बजाय कि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग के। द टर्म आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट डिस्क्राइब्स द वर्क्स, यानी कि जो आर्ट ब्रूट है या इसको आप रॉ आर्ट कहते हो, अधूरी कला, ये कलात्मक रूप का वर्णन करती है। किस प्रकार से, दैट कि दे वर इन देयर रॉ स्टेट, यानी कि ये जो कलात्मक स्वरूप होते हैं जिस व्यक्ति के अंदर होते हैं उसके अंदर कला जो होती है स्टूडेंट्स वो अधूरी अवस्था में होती है, रॉ स्टेट में होती है, राइट। क्योंकि अधूरी कला यदि होगी किसी कलाकार के अंदर तो उस कलाकार को अधूरा माना जाता है। लेकिन यदि वो टैलेंटेड है और वो आर्टिस्टिक इंसाइट उसके पास है और वो डेडिकेटली वर्क करता है तो वो जो रॉ स्टेट मानी गई है स्टूडेंट्स, तो वो अपना कंप्लीटली फुल फॉर्म में भी काम करती है और उसको महानता दिलाती है। एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, और उस कलाकार को जिसके अंदर जो वो कला अधूरी अवस्था में बसती है, जिसके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है,
ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये अधूरी कला क्यों मानी गई है? यानी यदि उसके पास फॉर्मल ट्रेनिंग हो तो उसको एक कलाकार होने का राइट होता है। यदि उसके पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है तो उस बिहार पर हम कह रहे हैं कि उस कलाकार के अंदर रॉ स्टेट में है कला, अधूरी अवस्था में कला है। लेकिन ऐसा एक्चुअल नहीं होता है, क्योंकि यदि फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है तो ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वो कला को कितना समझता है। फिर भी इस क्वेश्चन के जो अकॉर्डिंग जो आंसर देना है वो इसी अकॉर्डिंग देना होगा स्टूडेंट्स, कि रॉ स्टेट में कला होती है उस व्यक्ति के, जिसके पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है, राइट। और उस कलाकार की जो कला होती है स्टूडेंट्स, उसको हल्का सा निखारने की ज़रूरत होती है, उसको तराशने की ज़रूरत होती है, वो अपना काम बहुत बेहतर कर सकता है, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, who was the untutored genius who created a paradise and what is the nature of his contribution to art? Who was the untutored genius? यानी कि वो प्रतिभाशाली, जो अशिक्षित था, वो प्रतिभाशाली कौन था? Alright? Who created a paradise? जिसने स्वर्ग का निर्माण किया। And what is the nature of his contribution to art? और कला के क्षेत्र में उसका किस प्रकार योगदान रहा है? यानी कि स्टूडेंट्स, हमने मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था कि नेक्सन जो कि इंडिया का एक बहुत ही महान जो एक आर्टिस्ट माना गया है, जो कि 1924 में उसका बर्थ हुआ था स्टूडेंट्स, और 2015 में उसकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने चंडीगढ़ में रॉ गार्डन, जिसको कहा जाता है, जो कि वेस्ट मटेरियल से, ब्रोकन पीसीज ऑफ कार से, और यानी कि जो रिसाइकल्ड जो मटेरियल्स होता है उससे उसने बहुत ही सुंदर कला का एक अनोखा नमूना बनाया था स्टूडेंट्स। देखते हैं आंसर में। नेकचंद वॉज द अनट्यूटर्ड जीनियस। नेकचंद जो है स्टूडेंट्स, वो एक अप्रशिक्षित प्रतिभाशाली था, यानी कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन वो कला की जो इम्पोर्टेंस है वो समझता था, राइट। हु क्रिएटेड ए पैराडाइज, जिसने एक स्वर्ग का निर्माण किया। स्वर्ग मीन स्टूडेंट्स, उसने कला का एक ऐसा अनोखा अद्भुत नमूना तैयार किया था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। द पैराडाइज क्रिएटेड बाई हिम, जो स्वर्ग उसने बनाया था, इज कोल्ड कहा जाता है द रॉक गार्डन, उसको रॉक गार्डन कहते हैं आजकल, राइट। ही क्लियर्ड ए लिटिल पैच ऑफ जंगल, उसने कैसे बनाया वो देखते स्टूडेंट्स। लिटिल पैच मतलब होता है भाग, उसने जंगल का एक छोटा सा हिस्सा साफ किया था। हियर ही क्रिएटेड अ वंडरफुल वर्क ऑफ आर्ट, यहाँ उसने स्टूडेंट्स एक अद्भुत कला का जो नमूना है बनाया था, यानी कि अद्भुत कला का जो उसने कार्य वहाँ पर किया था। फॉर इट, इसके लिए, ही यूज्ड ओनली स्टोन, और इस अद्भुत कला का जो उसने वहाँ अपना जो परफॉर्मेंस दिखाई थी, जो कला एक कला के क्षेत्र में उसने इतना महत्वपूर्ण जो योगदान दिया था, जो उसने इतना सुंदर वो ग्रो गार्डन बनाया था स्टूडेंट्स, वो किस किस मदद से बनाया था, उसमें किस प्रकार का मटेरियल यूज किया था स्टूडेंट्स, वो देखिएगा। फॉर इट, इसके लिए, ही यूज्ड ओनली स्टोन, उसने प्रयोग किए थे केवल पत्थर, एंड ब्रोकन पीसेज ऑफ थिंग्स, और टूटे फूटे जो चीज़ें थी उनके टुकड़ों को उसने प्रयोग किया था। जो चीज़ें जिस पर्पज़ के लिए बनाई थी उस पर्पज़ को पूरा करने में असमर्थ हो गई थी, यानी कि उस पर्पज़ के लिए वो बेकार हो गई थी, यूजलेस हो गई थी, तो उन चीज़ों का, रिसाइकल्ड मटेरियल का उसने प्रयोग किया, टूटे फूटे जो वस्तु थे उनका प्रयोग किया, और जो पत्थर थे उनका प्रयोग किया, और एक बहुत ही सुंदर एक कला का जो है दृश्य वहाँ पर बना दिया था। नेकचंद डिड नॉट हैव एनी फॉर्मल ट्रेनिंग इन आर्ट, नेकचंद के पास कला के क्षेत्र में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था, कोई ट्रेनिंग उसके पास नहीं थी। यूजिंग दिस वेस्ट मटेरियल, और इस वेस्ट मटेरियल को प्रयोग करते हुए, ही क्रिएटेड मार्वेलस वर्क ऑफ आर्ट, मार्वेलस होता है स्टूडेंट्स अनोखा, उसने कला का एक अनोखा अद्भुत नमूना बना दिया था, अद्भुत कला का उसने वहाँ निर्माण किया था, बहुत सुंदर उसने वहाँ पर बागीचा बनाया था, जिसको रॉक गार्डन कहते हैं स्टूडेंट्स, राइट। विच इज़ हेल्ड, हेल्ड का मतलब होता है स्वागत किया जाना, प्रशंसा किया जाना। विच इज़ हेल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व भर में की गई है। हिज आर्ट हैज़ बिन रिकग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, उसकी कला को पहचान, उसकी कला का स्वागत, उसकी कला को जान पहचान जो है स्टूडेंट्स, वो यूनेस्को ने उसको दिलाई है, यानी कि यूनेस्को ने उसकी कला का बहुत अधिक सम्मान किया है। यूनेस्को क्या होता है स्टूडेंट्स, वो देखिएगा, इसकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। यू होता है स्टूडेंट्स यूनाइटेड, एन होता है नेशंस, और ई होता है स्टूडेंट्स एजुकेशनल, एजुकेशनल होगा, और एस से बनता है स्टूडेंट्स साइंटिफिक, और सी से बनता है स्टूडेंट्स कल्चर, ओ से बनता है ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यूनेस्को का फुल फॉर्म जो है स्टूडेंट्स वो देखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हिंदी की बात करें, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एंड सांस्कृतिक संगठन।
इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में ये बनेगी और हिंदी में मैंने आपको बता दिया कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एंड और सांस्कृतिक संगठन, राइट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट की जो कला थी, जो उसका कला का एक अद्भुत जो उसका एक दृश्य उसने बनाया था स्टूडेंट्स, जिसको रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं, उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ यूनेस्को ने भी की। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस एंड आंसर थे आपको कंप्लीटली समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।